ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th एंड 12th। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोगों ने पिछले क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। आज मैं फिर वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्लास को छोड़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान दीजिए क्योंकि दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल भी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं एक यहाँ पे केस लेता हूँ। सपोज़ मैंने एक यहाँ पे चार्ज ले लिया। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने सपोज एक यहाँ पे चार्ज ले लिया, मान लिया कोई चार्ज है Q, कैपिटल Q, है ना। यहाँ पे जब हमने एक चार्ज ले लिया, ये इस जगह पे सपोज मान लेते हैं ये हमारे लिए ब्लैक बोर्ड है। इस ब्लैक बोर्ड पे ये चार्ज प्रेजेंट है, ये हमको कैसे पता चलेगा, मतलब ये अपने होने का एहसास कैसे दिलाएगा कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक दूसरा चार्ज लेके आते हैं और जैसे ही हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता है। तो कहते हैं कि ये जैसे ही चार्ज लाया तो इस पे फोर्स लगने लगा। हम बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ है जो इस पे फोर्स लगा रहा है ना। यहाँ पे कुछ है जो इस पे फोर्स लगा रहा है और जो कुछ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, तब पता चलता है कि यहाँ पे हमारा एक चार्ज था। मतलब अब इसको थोड़ा सा रिवर्स वे में लेके जाते हैं। ये चार्ज है, जैसे ही एक चार्ज को हम रखेंगे अपना ये एक फील्ड क्रिएट करता है, अपना एक फील्ड क्रिएट करता है और उसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई चार्ज रखते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाता है, ना कि ये फोर्स आके इस पे। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था कि ये जो फोर्स है थोड़ा अलग टाइप का है, बिकॉज दिस चार्ज इज गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन दिस चार्ज विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के ये चार्ज जो है इस पे फोर्स लगा रहा है। और यही वजह है कि एक नया टर्म यहाँ पे डिफाइन किया गया विच इज़ फील्ड, विच इज़ क्रिएटेड बाय दिस चार्ज कैपिटल Q। और इसको डिफाइन कैसे किया गया, बोला गया कि आपको करना क्या है कि ये चार्ज को हमने यहाँ पे रखा। पहले आप क्या करो, इस पे फोर्स निकाल लो, कितना फोर्स लगा है ना, कितना फोर्स लगा आप इस पे निकाल लोगे। और ये फोर्स निकाल के यहाँ पे जो चार्ज रखे थे इसको हम लोग नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। क्या नाम देंगे इसको, टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम इसको टेस्ट करने के लिए हमने रखा है कि ये यहाँ पे चार्ज अवेलेबल है या नहीं। इसको हमने टेस्ट करने के लिए इस चार्ज को यहाँ पे पुट किया, इसलिए इसका नाम हो गया टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा डिवाइडेड बाय the magnitude of this charge means electric field is defined as force per unit charge। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कौन सा चार्ज है, ये चार्ज वो है हमारा टेस्ट चार्ज जो यहाँ पे रखा गया है, जिस पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। दिस E is equal to F by Q। बहुत ही सिंपल टर्म में यदि देखा जाए यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे डिफाइंड होता है F by Q। हमने एक और बात किया था लास्ट क्लास में कि एक्चुअली में ये तो हमारा हो गया यूजेबल फॉर्म, मतलब फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं, बट इसका मैथमेटिकल फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म क्या है। एग्जैक्ट फॉर्म है इसका, हम लोगों ने पिछले क्लास में दिखलाया भी था कि E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंस टू 0 F by Q। और इनफैक्ट हमने इसको Q0 लिखा था। let me follow the same nomenclature, Q0। this is the test charge। हमने लास्ट क्लास में यहीं पे छोड़ा था कि this electric field is defined as limit Q0 tends to 0 F by Q। फिर मैंने वहाँ पे बात की थी कि ये जो चीज़ है लिमिट, इसका मीनिंग क्या है इस डिफिनीशन में, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने काफ़ी सिंपल से लिखा E इज इक्वल टू F by Q। ये इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड पे जाते हैं और इसको समझते हैं। जैसा अभी हमने बोला
कि कोई भी चार्ज है, सो कोई भी चार्ज अपना एक फील्ड क्रिएट करता है। क्लियर? अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज को रखेंगे और सपोज इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई है, सो जैसे ही इस चार्ज को रखेंगे वो इसके इम्पैक्ट को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। मतलब इसका जो यहाँ पे फील्ड होगा उस फील्ड को ये चार्ज भी डिस्टर्ब करेगा। सो जो इसका एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए वो एक्चुअल वैल्यू हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तो इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट दोनों यहाँ पे आएगा। सो मैथमेटिक्स में और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्यों यूज़ किया गया, हम चाहते हैं कि प्योरली इसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पे कितना है उसको मेजर करें, ये चार्ज जो है इस पे इम्पैक्ट ना करे और इसके फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। सो इसके फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, सो इसका मैग्नीट्यूड हम इतना छोटा कर देते हैं कि उसका इम्पैक्ट इसके फील्ड पे ना पड़े। सो दैट क्यू नॉट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। एग्जैक्ट जीरो नहीं रख सकते, एग्जैक्ट जीरो यदि हमने क्यू नॉट का वैल्यू जीरो रख दिया सो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए हमारे पास चार्ज चाहिए। बड़ा चार्ज रखा तो ये बड़ा चार्ज आके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा और हमको जो एग्जैक्ट हमको यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना क्यू नॉट का वैल्यू हम छोटा रख सकते हैं ताकि वो क्यू नॉट जो है इसके फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। सो क्यू नॉट का वैल्यू हम छोटा करते जाएंगे और इसी को मैथमेटिक्स में हम लोग लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब इतना छोटा करेंगे कि वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो के बराबर हो जाएगा बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, बहुत छोटा क्वांटिटी। दैट इज वाई दिस टर्म लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो अप्लाइड, ताकि हम यहाँ पे इस चार्ज का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका जो एग्जैक्ट इम्पैक्ट और उसका आप बोल सकते हो कि इसका बिहेवियर यहाँ पे कैसा है उसको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकें। सो फॉर दैट पर्पस दिस क्यू नॉट शुड बी वेरी स्मॉल। सो ये यहाँ पे इसका लॉजिक था इस मैथमेटिकल टर्म का। सो फिजिक्स में ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स मिलते हैं और उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक और रीज़न होता है कि ये आखिर लिमिट लगा क्यों। सो दिस इज व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप बहुतों ने इसको इस एक्सप्रेशन को देखा भी होगा बट आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। वाई वी आर गोइंग टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एज लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एफ अपॉन क्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमने यहाँ पे डिनोट भी किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर में एक ऐसा एरो, सो इससे आप लोग को पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है। सो हमारा पहला प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर क्वांटिटी क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी है तो भैया इसके साथ एक और चीज़ होगा। यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ एक और चीज़ होगा। मैग्नीट्यूड तो मैंने देख लिया कि चलो एफ बाई क्यू नॉट निकाल लिया। हमारे पास इशू आएगा कि अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा। सो इसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन किया गया, ये सारे प्रॉपर्टीज़ में है। आप हेडिंग डाल सकते हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हम पहला प्रॉपर्टीज़ हम लोग बात कर रहे हैं। सो वेक्टर क्वांटिटी। सो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। सो जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात है हम यहाँ से निकाल लेंगे। डायरेक्शन हम लोग कैसे जानेंगे। सो इस डायरेक्शन के लिए क्या बोला गया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस चार्ज के कारण यहाँ पे निकालना है, सो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे आप कैसा चार्ज रखोगे, पॉजिटिव चार्ज रखो। जो टेस्ट चार्ज आपका होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और उस पॉजिटिव चार्ज पे ये जो चार्ज है, जो भी फील्ड है, ये जिधर फोर्स लगाएगा, जिस डायरेक्शन में जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो यहाँ पे हम देखें, सो इस केस में हम बोलेंगे कि देखो भैया यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये मेरा चार्ज ऑब्वियसली आई हैव टेकन दिस चार्ज एज पॉजिटिव। क्लियर। सो हमने क्या किया है, चार्ज को हमने
पॉजिटिव ले लिया, हमारा टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, सो हमारे पास टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स जो है, वही जो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। सो क्वाइट सिंपल। सो आप बोल सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी और इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टेड ऑन द चार्ज। क्लियर? सो आप ऐसे ही इसको बोल सकते हो। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? सो दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे कि देखो भैया, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सो पॉजिटिव चार्ज, जब भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखेंगे सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है। कहने का मतलब है कि यदि हमने ये पॉजिटिव चार्ज रखा है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो हमेशा आउटवर्ड होगा। इसका लॉजिक कैसे है? तो अभी हमने बताया डायरेक्शन वाला कि यदि मैं यहाँ पे कोई चार्ज रख लूँ, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तो इससे फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ई। कहीं भी मैं पॉजिटिव चार्ज रखूँ, यहाँ भी रखूँगा तो इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। सो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है। क्लियर? सो ऐसे यदि हम नेगेटिव चार्ज के लिए बात करें, सो यदि मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज हो, सो नेगेटिव चार्ज पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और यदि मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव, हमें हमेशा जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव रखना है। अब इस पर फोर्स किधर लगेगा? सो भैया हमको पता है फोर्स इधर लगेगा। सो हम लोग बोलेंगे इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड है। सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इसमें रेडियली इनवर्ड जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ से हमको एक और पॉइंट मिला। सो पॉइंट क्या मिला? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसमें इन करते हैं। क्लियर? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मैं यहाँ पे एक नाम यूज़ करता हूँ जो हम लोग घर में इक्विपमेंट, ताकि मेमोराइज करना थोड़ा इजी हो जाता है। आप इसको समझ लो ब्लोअर। सो ब्लोअर से हवा क्या होता है? बाहर की तरफ जाता है। सो पॉजिटिव चार्ज इज़ लाइक अ ब्लोअर। नेगेटिव चार्ज को आप वैक्यूम क्लीनर समझ लो। घर में जो हमारा वैक्यूम क्लीनर यूज़ होता है, तो वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है? वो चीज़ों को सक करता है अपने अंदर। सो वैसा ही चीज़ इस नेगेटिव चार्ज के साथ है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके साइड में आते हैं। सो इस तरीके से आप इस चीज़ को मेमोराइज कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, मतलब ब्लोअर की तरह काम करता है, और नेगेटिव चार्ज हमारा वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब उसके अंदर आपके आते हैं। क्लियर? तीसरा देखते हैं। सो व्हाट इज़ द यूनिट? यूनिट देखते हैं। सो तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है यूनिट। इसका यूनिट क्या होगा? सो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ये तो भैया हो गए न्यूटन साहब, और ये हो गए कूलम्ब। सो न्यूटन पर कूलम्ब, वेरी सिंपल। सो यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम्ब। एक और यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं, सो आगे के टॉपिक में देखेंगे। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक मैं लिख देता हूँ, 1 न्यूटन पर कूलम्ब इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। सो एक और यूनिट है, सो दिस इज वोल्ट पर मीटर। वोल्ट के बारे में आप जानते होंगे, वोल्टेज। सो आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि ये वोल्ट मीटर जो है वो क्या होता है, वोल्ट पर मीटर कैसे इसका यूनिट। मैं इनफैक्ट इस रिलेशन को मैं प्रूफ भी करूँगा आगे के लेक्चर्स में। सो यूनिट जो है वो हमारा हो गया न्यूटन पर कूलम्ब। सो 1 न्यूटन पर कूलम्ब इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी आएगा वो आएगा डायमेंशन। सो व्हाट इज डायमेंशन? सो डायमेंशन के बारे में बात करें, सो फोर्स का डायमेंशन आपको पता होगा। फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T-2, और चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन। तो मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा एक्सप्लेन करूँगा। I इज इक्वल टू Q by T। So current is equal to charge per unit time is defined as current. So charge is equal to I into T. So charge is equal to I into T. So इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? So I का डायमेंशन हो गया E और T का डायमेंशन हो गया T,
और इन दोनों को सॉल्व करें और एक साथ लिखें तो बोलेंगे MLT - 3A - 1. दिस इज व्हाट इज द डायमेंशन. क्लियर? सो इसका डायमेंशन हो गया. तो 4 प्रॉपर्टीज़ हो गए हमारे. अगला प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो अगले प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा अच्छे से समझना इसको, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. आगे हम लोग एग्जाम्पल से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ. सो मैंने एक यहाँ पे चार्ज रखा +Q. यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, है ना. सो यहाँ पे इस पे फोर्स लगा F. और हमने बोला कि देखो भैया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन हो गया? F/Q, Q0 इनफैक्ट. सो हम यहाँ से एक लाइन क्या लिख सकते हैं? F = Q0 टाइम्स E. यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं. सो अब मैं इसको दूसरे टर्म में बोलूं कि यदि इस पॉइंट पे, इसके कारण इस पॉइंट पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. सो यहाँ पे यदि देखें, सो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, सो इस चार्ज पे, यदि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने चार्ज Q0 को रख दिया, सो इस पे डायरेक्टली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सो द फोर्स ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो क्वाइट सिंपल. इसको आसानी से मैं ऐसे लिख सकते हैं F = Q0 E. सो अगला हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है, सो प्रॉपर्टीज़ हमारा कौन सा चल रहा था? 5वां प्रॉपर्टीज़. सो 5वां प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे क्या नोट डाउन करेंगे कि यदि कोई चार्ज किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ, किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, सो उस चार्ज पे यदि हमको फोर्स निकालना होगा, सो दैट फोर्स कैन बी रिटन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो द फोर्स ऑन एनी चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. क्लियर है? सो ये हमारा 5वां प्रॉपर्टीज था. ये हमारा 5वां प्रॉपर्टी था कि फोर्स ऑन एनी चार्ज इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन एज F = Q0 E. सो इस तरीके से हमारा ये लिख सकते हैं. अगला हम लोग प्रॉपर्टीज देखें. प्रॉपर्टीज नंबर 6. सो हम लोगों ने पीछे के क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था, एक प्रॉपर्टी क्या, एक थ्योरम पढ़ा हुआ था, विच इज नोन एज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, है ना. सो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन में क्या बतलाया गया था? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन में ये बतलाया गया था कि भैया, यदि अभी जो हम लोग 2 चार्ज के बारे में बात करते थे, यदि मल्टीपल चार्ज सिस्टम हमारे पास दिया हुआ हो, सो उसके कारण किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स कैसे निकलता है. यहाँ पे भी वो बात आ सकती है कि यहाँ पे एक चार्ज हो, एक के साथ यदि मैंने बोलूँ कि 2, 3, 4, 5 n चार्जेस हों, सो उनके साथ क्या करेंगे? सपोज प्रॉपर्टी नंबर 6, सपोज मेरे पास ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, एंड लेट्स से दिस इज Q1, दिस इज Q2, एंड दिस इज Q3, एंड दिस इज Q4 डॉट एंड लेट्स से दिस इज Qn. मैं बोलूँ कि ये सारे चार्ज के कारण आप हमको बतलाओ कि इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. लेट्स से दिस पॉइंट इज P. इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड है? फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट चार्ज. सो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं. सो फोर्स कैसे निकालते हैं? तो भैया फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर हमको लॉ ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं. सो यहाँ पे नेट फोर्स निकाल लेंगे, एंड दैट डिवाइडेड बाय द चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट दिस पोजिशन. सो इस पोजीशन पे जो हमने चार्ज रखा, उस चार्ज पे कितना फोर्स लगा, सो इसके कारण कितना फोर्स लगा. सो हम बोलेंगे अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में यदि हम बात करें, सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E1, इसका है E2, इसका है E3, सबका डायरेक्शन होगा. सो हम बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज
गिवन बाय E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En। सो कुछ इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, और इसको यदि हम समेशन के फॉर्म में लिखें, नॉट समेशन के फॉर्म में हम लोग वेक्टर में नहीं लिख सकते, मैथमेटिकल, दिस इज द वेक्टर सम, दिस नॉट द सिंपल सम। सो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En। क्लियर? ये काफ़ी अच्छा सा प्रॉपर्टी है। सो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देख लिया है। सो हमारे पास टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। सो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या था हमारा? पहला प्रॉपर्टीज़ था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब चूंकि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। सो मैग्नीट्यूड हम लोग फार्मूला से निकाल देंगे कि E इज इक्वल टू F/Q, और डायरेक्शन क्या होगा कि उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। दूसरा प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि भैया पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ आते हैं। सो ये हमारा अगला प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अच्छा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका यूनिट क्या होगा। सो इसका यूनिट हम लोगों ने क्या देखा? न्यूटन पर कूलम। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा? इसका डायमेंशन क्या होगा। इसका डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था ml_t−3a−1, है ना। उसके बाद चौथा हो गया, पांचवा हमने क्या देखा कि यदि कोई आपका टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज हम किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कैसे लिखेंगे। सो दैट फोर्स कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू Q0E। और हमारा लास्ट प्रॉपर्टी था कि यदि अभी तक हम लोग एक चार्ज के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, यदि बहुत सारे चार्ज रखे हों सो उनके कारण किसी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनफैक्ट स्पेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। सो हम बोलेंगे कि उस वैसे केसेस में हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को इंडिविजुअल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे निकालना होगा, और फिर उनका क्या करना होगा, वेक्टर सम ले लेना होगा। सो यही हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है। इसके लिए हमें लोग एक एग्जांपल यहाँ पे मैं पुट करूँगा। सो काफ़ी अच्छा एग्जांपल भी है ताकि ये सारी बातें क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, कौन सा चार्ज रखेंगे, कैसे इसको लिखेंगे। सो इक्वेशंस लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सो इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, और इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाना चाहिए होपफुली। सो सपोज मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया, लेट्स से दिस इज Q1, और यहाँ पे एक चार्ज लिया, सपोज दिस इज Q2, एंड लेट्स से द डिस्टेंसेस आर। सो मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करूँगा, अभी मैं थोड़ी देर के लिए चला जाता हूँ कूलम्ब्स लॉ में। सो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज वन फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज सेकेंड चार्ज। सो इस पर जो फोर्स लगेगा, सो दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एंड दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और हम लोग कूलम्ब्स लॉ में देख चुके हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ समझने के लिए। अब चूंकि ये चार्ज 1 है, सो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं बोलूँगा कि इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो हमारा प्रॉपर्टी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो इस पे फोर्स है, इस पे फोर्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सो यहाँ से देखो, थोड़ा इसी फार्मूला से देखते हैं। सो दैट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है। सो यहाँ पे जो चार्ज है मैं Q2 को निकाल लेता हूँ। सो Q2 को निकाल लेता हूँ K Q1 बाई R स्क्वायर, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज 1। सो हम लिखेंगे यहाँ पे Q2 इंटू E1। सो दिस इज F21, और ये हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, सो दिस इज F21 इज इक्वल टू। सो यहाँ पे देखें, सो ये फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फोर्स निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे कि दिस चार्ज
इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजिशन। यहाँ के लिए डायरेक्टली यदि हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? देखो भैया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू चार्ज Q1 and electric field at that point E2. So this is quite simple and this is very important. आपको ये जो है ये आर्ट आपको आना चाहिए कि हमको कैसे लिखना है। सो चार्जेस पे यदि हमको एक्सटर्नल फील्ड दिया हो तो उस पर हम फोर्स का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। सो हमारा F12 दिया हुआ, यहाँ पे F12 यदि हमको निकालना हो, सो यहाँ पे जो चार्ज रखा हमने वो चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट E2। क्लियर? तो काफ़ी सिंपल भी हो जाता है आपको और लिखना आसान भी हो जाता है, और ये कॉन्सेप्ट समझना भी काफ़ी ज़रूरी था। सो अभी मैं एक काम करूँगा, सो अगला जो हेडिंग डालेंगे वो लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं लिख देता हूँ, चलो। सो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सो मान लेते हैं कि मेरे पास एक यहाँ पे चार्ज है। सो लेट्स से दिस चार्ज इज Q। अब इस चार्ज के कारण हमको कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज इधर में निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, सपोज दिस इज P, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एंड लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी द वेक्टर R, और इस डायरेक्शन में हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? R कैप। कैप से डिनोट करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर को, है ना। सो यहाँ पे चूंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0। उसके बाद अगला स्टेप होगा, हम इस पे फोर्स निकालेंगे। चलो लिख लेते हैं फोर्स को। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? K इंटू Q इंटू Q0 एंड द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी R, सो दिस इज R स्क्वायर। और यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सो दिस इज R हैट, है ना। इसको और तरीके से लिखा जा सकता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K Q बाई R क्यूब एंड वेक्टर R। ये सब हम लोग पीछे के क्लास में देख चुके हैं। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फोर्स लिख लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे डिफाइन किया गया है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो डिफाइन किया गया है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो टेस्ट चार्ज क्या है हमारा? Q0। सो इसमें Q0 से यदि भाग लगाएं तो हमारा क्या बच जाएगा? K Q बाई R स्क्वायर एंड दिस इज R हैट। सो मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज नथिंग बट KQ बाई R स्क्वायर एंड R हैट। और इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और लिखोगे, सो KQ बाई R क्यूब वेक्टर R, ये भी लिख सकते हो आप, ये वाला फॉर्म। यहाँ पे Q0 होगा। सो काफ़ी सिंपल है ना, कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं KQ बाई R क्यूब और हमारा वेक्टर फॉर्म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी जो भी हम लोग टॉपिक कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है, और इस पे सवाल काफ़ी अच्छे बनते हैं। सो अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो थ्योरी पार्ट है, ये थ्योरी पार्ट कवर अप होने के बाद हम लोग इस पे देखेंगे कि कैसे सवाल को मॉडिफाई किया था, कैसे इंटरेस्टिंग सवाल, काफ़ी अच्छे सवाल यहाँ पे फॉर्म किए जाते हैं। सो अगला जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? सो अभी तक में हम लोगों ने क्या बात किया था, मैं फिर से आज के स्टार्टिंग वाले टॉपिक को लेके आता हूँ। सो हमने स्टार्ट में क्या बात किया कि हमने यहाँ पे चार्ज रखा +Q, है ना। फिर मैंने बोला कि ये चार्ज यहाँ पे है, ये हमें कैसे पता चलेगा। सो वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और इस बोर्ड पे रख दिया। यदि उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा तो मैं बोलूँगा कि यहाँ आसपास में कोई चार्ज है, मतलब ये चार्ज यहाँ पे अवेलेबल है। यदि उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा तो बोलेंगे यहाँ कुछ नहीं है। सो हमने बोला कि यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज Q0, और इसने जो है इस पे फोर्स लगाया। तो मतलब कोई चीज़ यहाँ पे था, जो कुछ था उसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम लोगों ने बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हाइपोथेटिकल, ये काफ़ी हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी लाइंस हैं। सो इसको समझने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण जनरेट होगा, इसको हम देखेंगे कैसे, विजुअलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि दिखता तो है नहीं, ये तो इनविजिबल है। लेकिन हमको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ, है ना। सो ये ड्रॉ करने का जो तरीका और इसको विजुअलाइज करने के लिए जो आपका डिज़ाइन किया गया और इसके लिए जो डेवलप किया गया, विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक लाइन से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था माइकल फैराडे साहब ने। उनको लगा कि ऐसे देखने में थोड़ा आसान हो जाएगा और चीज़ों को समझना ईजी होगा, क्योंकि इनविजिबल चीज़ों पे काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो उसको विजुअलाइज करना ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो हाउ वी आर गोइंग टू विजुअलाइज, सो दिस इज़ अ प्योरली हाइपोथेटिकल, थ्योरेटिकल, या आप इसको देख नहीं सकते, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो वैसे हाइपोथेटिकल लाइंस को हम लोग बोलते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? सो यहाँ पे जो भी हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि इस चार्ज के कारण इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सो पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में होगा। सो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, सो दिस लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। इस पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, खास करके IITs में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे बहुत सवाल पूछता है। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। सो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पॉइंट वाइज एक एक करके हम लोग लिखेंगे। सो पहला और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ लिया होगा अभी तक में। सो ये जो लाइन कंटिन्यूअस मतलब टूटा फूटा नहीं होगा। हम लोग ड्रॉ करने में कभी कभी दिखलाते हैं, मतलब टूटा टूटा दिखलाते हैं, बट वो टूटा नहीं होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस। दूसरा इसमें और क्या लगेगा, कंटिन्यूअस के साथ साथ स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ का मतलब क्या हो गया, तो मैथमेटिक्स में इस टर्म का मतलब होता है लाइन के साथ यदि हम स्मूथनेस का बात करें, सो स्मूथनेस वो ऐसे पॉइंट पे बोलते हैं जहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं बना। जैसे मैं अभी दिखलाता हूँ, स्मूथनेस का मतलब क्या हुआ, ये लाइन है और यहाँ से ये ऐसे टर्न किया। सो क्या ये लाइन स्मूथ है, मैं बोलूँगा नो, क्योंकि यहाँ तो कॉर्नर है। अब मैं इसी डायग्राम को मैं कुछ इस तरीके से दिखलाता हूँ। मैं पूछूंगा कि क्या ये लाइन स्मूथ है, अब मेरा आंसर होगा यस, दिस लाइन इज स्मूथ बट दिस लाइन इज नॉट स्मूथ, है ना। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, हमेशा कंटिन्यूअस भी होंगे और आपके स्मूथ भी होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और चीज़ क्या होगा आपका, जैसे हमने अभी बात किया था कि पॉजिटिव चार्ज से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे और नेगेटिव चार्ज में ये एंड करेंगे। सो पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ ब्लोअर, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो कैसा काम करेगा, हमारा आपका वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करेगा। सो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। सो चलिए लिखते हैं। सो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है सपोज,
So the electric field line is like this, radially outward. So this is what is the, दिखला सकते हो. So this is what is the direction of electric field lines due to positive charge. ऐसे यदि मैं नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करना चाहूँ तो सो कुछ इस टाइप से हम लोग दिखलाएंगे. और इसमें हमारा क्या होगा, रेडियली इनवर्ड जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा, इस चार्ज की तरफ जाएगा. सो दिस इज नेगेटिव चार्ज. सो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज में ये जाके सब कंज्यूम हो जाते हैं, है ना. सो इसमें और भी आपके सवाल उठेंगे, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ऐसे है. सो ये तो मैंने बोला कि चलो ये एक चार्ज है, यदि इसके विसिनिटी में दूसरा चार्ज आ जाए तो कैसे इसके लाइंस आपके चेंज होंगे. सो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ. सो मैं कैसा कॉम्बिनेशन भी कर लेता हूँ. सो मैं क्या करूँगा, एक पॉजिटिव लेता हूँ, एक नेगेटिव लेता हूँ, फिर उसका फील्ड लाइंस देखते हैं कि उसके फील्ड लाइंस कैसे होते हैं. सो मैंने एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया और यहाँ पे हमने एक नेगेटिव चार्ज. सो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा और नेगेटिव जो चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन करेगा. सो मैं यहाँ पे दिखलाऊँ. सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इसमें इन करेगा, यहाँ से 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 बाहर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ, कुछ इस टाइप से. सो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा यदि हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख लिया और एक नेगेटिव चार्ज रख लिया. मतलब पॉजिटिव चार्ज से हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट होगा और नेगेटिव चार्ज में जाके ये आपका टर्मिनेट होगा. सो यहाँ से जनरेशन, यहाँ पे टर्मिनेशन. सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगे और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आके यहाँ पे आपके टर्मिनेट हो जाएंगे. सो ये मैंने केस लिया कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. आगे हम लोग बात करेंगे, दिस कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ नोन एज डाइपोल. तो हम लोग आगे के लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे. दूसरा केस और हो सकता है कि यदि दोनों सेम साइन हो तो उस केस में क्या होगा. तो चलो उस केस को भी देखते हैं. चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो और ऐसे दोनों चार्ज रखे हों, तो उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखलाएंगे. सो यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, मैं प्लस ही लेकर चल रहा हूँ, आप नेगेटिव भी लेकर चल सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है ना. अब कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मैं इस लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ. यदि मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना चाहिए और यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के यहाँ जाएगा सो इसका जो हमारा थ्योरी है वो फेल कर जाएगा. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ नहीं सकता, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. सो यहाँ पे हम लोग कैसे दिखलाते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा ज़रूर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा ज़रूर, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ये ऐसे बेंड हो जाएगा.
ये यहाँ से पहुँचना स्टार्ट करेगा, बट यहाँ से ऐसे बेंड हो जाएगा। ये सब क्या है आपके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड। आप लोग के मन में कुछ सवाल तो उठ ही रहा होगा कि मैं इसको सीधे लाइन से क्यों नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, वाई आई एम यूजिंग द कर्व, मतलब ये कर्व क्यों है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे क्यों नहीं है। इसका रीज़न क्या है, वाई दिस लाइन्स आर गोइंग टू बी कर्व्ड। क्योंकि हम लोगों ने एक चार्ज को रखा था तो सीधा सीधा लाइन ड्रॉ किया था। यहाँ पे इसमें भी मैंने कर्व लाइन यूज़ किए हैं, यहाँ पे भी हमने कर्व लाइन आपका जो है वो ड्रॉ किए हैं। सो मैंने स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बताया था सो बोला था कि टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, उसी का यहाँ पे जो है वो इम्प्लीकेशन है। सो हमने वहाँ पे बतलाया था कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 रखने के पीछे लॉजिक क्या है कि वो चार्ज अपने विसिनिटी में जिस चार्ज का इफेक्ट हम लोग वहाँ पे मेजर करने वाले हैं उसके इफेक्ट को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हम लोग Q0 के वैल्यू को काफ़ी छोटा ले रहे हैं। सो सपोज़ यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, सपोज़ यहीं पे देखते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है। सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम देखें तो मैं यहाँ पे छोटे से मैं ड्रॉ करता हूँ, आप ध्यान देना। सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से होता है, सीधा सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन, रेडियली आउटवर्ड। बट जैसे ही मैंने इस चार्ज को यहाँ पे रखा, अब इसने क्या किया, इसकी फील्ड लाइंस पे और रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि रिपेल करेगा ना, सेम चार्ज है, सो ये रिपल्सिव फोर्स इस पे लगाना शुरू किया। अब इस रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या है, इसके जो फील्ड लाइंस थे ये सारे फील्ड लाइंस बेंड करने लगे। अब ये जो है चार्ज इसके फील्ड लाइंस को यहाँ पे आने नहीं देगा। जब आने नहीं देगा तो पहले तो जा रहा था ऐसे सीधा, अब यहाँ से ये जो चार्ज है आपका उसको रिपेल करना, तो ये ऐसे क्या करेगा, ऐसे बेंड कर जाएगा, क्योंकि अब बोला है नहीं इधर नहीं आना है। सो अब ये चार्ज आपका जो फील्ड लाइन्स है वो क्या करेगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आपके जो फील्ड लाइन्स हैं वो कर्व बन जाते हैं। और यही रीज़न है, यही जो हमारा रीज़न है वो डेफिनीशन में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। सो वहाँ पे उस लिमिट का वैल्यू जो है, उस लिमिट का जो इम्प्लीकेशन है वो यहाँ पे साफ दिखता है इस केस में, कि कोई दूसरा चार्ज यदि हम किसी एक चार्ज के कारण जो फील्ड है उसमें कोई दूसरा चार्ज यदि रखते हैं सो वो उसके फील्ड को डिस्टर्ब करता है। सो उसका जो रियल फील्ड का जो इफेक्ट है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे मेजर नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम लोग Q0 को क्या करते हैं, काफ़ी स्मॉल लेते हैं। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये डाइपोल हो गया, और ये आपका सेम चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे ऐसे रखे गए हैं, है ना। सो ये जो आपके फील्ड लाइन्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एक और जो अगला पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज़ में, सो ये हमारा पहला पॉइंट था। सो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आपके पास यदि कहीं पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया हुआ है, सो आपसे पूछेगा कि अच्छा बतलाओ, मान लो कर्व है। सो मैं इस डायग्राम को यहाँ पे मिटा रहा हूँ, जैसे भी यहाँ पे सारे कर्व दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे दी। देखो भैया ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, बोलेगा कि आप इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाओ। सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सो यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी क्या करता है, सो दूसरा प्रॉपर्टी आपको बोलता ये है कि यदि कोई फील्ड लाइन्स आपको दिया हो, यदि कोई फील्ड लाइन्स आपको दिया हो और किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस पॉइंट पे आप टैंजेंट खींच लो। और इसमें पहले से आपको दिया हुआ इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है। सो यहाँ पे हमको बोला गया कि आप एक टैंजेंट खींच लो और इसके डायरेक्शन में हम एरो दे देंगे और यही जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। So electric field can be found out by drawing a tangent to electric field lines.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हम लोग एक टांजेंट खींच के वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या आता है? ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इन सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसी सारे प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं और बार बार कन्फ्यूज़न भी होता है। अभी जो हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वहाँ पे यदि उसके बीच में हमने कोई कंडक्टर रख दिया, तो उस कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा, ये हमारा अगला प्रॉपर्टीज़ है। और इसी बिहेवियर पे बहुत बार सवाल पूछा गया है, खास करके IIT एडवांस में बहुत बार वो हमेशा पूछा ही जाता है। तो अलग अलग तरीके से सेम प्रॉपर्टीज़ को पूछा। तो सपोज़ मेरे पास एक ये कंडक्टर है और ये सपोज़ पॉजिटिव चार्ज है। सो आपको ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना होगा कि जो कंडक्टर है, सो कंडक्टर के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेंगे और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इसके सरफेस के नॉर्मल होगा, मतलब 90 डिग्री पे होगा। सो कहने का मतलब है ये इस डायरेक्शन में ऐसे 90 डिग्री पे निकलेगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, सो क्या करेगा, ये सारे फील्ड लाइंस यहाँ पे टर्मिनेट होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे हमारा जो फील्ड लाइंस है वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है। सो कुछ इस टाइप से होगा और ये सारे जो एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये तो पॉजिटिव चार्ज का बात होगी। यदि मैं ऐसे ही नेगेटिव चार्ज रखूँ, सो उसका मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। तो नेगेटिव चार्ज से भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इन करेंगे इसमें, और मैं यहाँ पे यदि एक पॉजिटिव चार्ज रख लूँ, सो ये क्या करेगा, यहाँ से फील्ड लाइंस जो है वो जनरेट हो रहे हैं। सो कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम होगा। अभी आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चंस चल रहा होगा और कुछ आपके डाउट चल रहे होंगे कि सर यहाँ पे पॉजिटिव रखा है और यहाँ पे मैंने दिखला दिया नेगेटिव। यदि ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो तब हमारा फील्ड लाइन कैसा होगा, या ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव हो, मतलब तब यहाँ पे जो हमारे फील्ड लाइंस हैं वो कैसे होंगे। तो चलिए उसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। सो नेगेटिव नेगेटिव है तो वहाँ पे फील्ड लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो मैं एक ड्रॉ करता हूँ, दूसरा भी उसी टाइप का होगा, सेम कर्व होगा। सो सपोज हमने यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिया जिस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे चार्ज होना चाहिए, यदि चार्ज नहीं भी है तो आप लोग जानते हो कि कंडक्टर पे चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं। हमने पीछे क्लास में देखा भी था, है ना। सो चार्जिंग बाय इंडक्शन, सो इंडक्शन से हमारा कैसे चार्ज होता है। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। सो ऑब्वियसली वी नो दैट यहाँ से हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कुछ इस टाइप से बाहर निकलेंगे, यहाँ से भी उनको बाहर निकलना है। So we have some neutral point, है ना। सो कुछ हमको यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा
दिस इज नॉट द लाइन। सो दिस इज व्हाट इज द न्यूट्रल लाइन, और इस न्यूट्रल लाइन पे हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, सो इसके कारण वही पुराना वाला केस, तो कुछ इस टाइप से जो है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे यदि दोनों हमारा सेम चार्ज रहा तो, है ना। सो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखला सकते हैं। यदि हमने किसी मेटल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब आपके पास सवाल एक और उठ रहा होगा दिमाग में कि सर आपने तो बतला दिया कि सर ये 90 डिग्री होगा, इसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इसको डिफाइन करने से पहले बोला जाता है कि देखो भैया इस मेटल में हमारे चार्ज अब फ्लो नहीं कर रहे। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि स्टेडी स्टेट का बात करते हैं कि मेरे कंडक्टर में चार्ज का फ्लो अब नहीं हो रहा है। यदि चार्ज का फ्लो होगा सो आपके चार्ज, यदि चार्ज का फ्लो यहाँ पे पॉसिबल है तो चार्ज के फ्लो होने को हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट। तो बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर में करंट है, बट ऐसा होता नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने से आपका जो है वो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। सो मोमेंटरली होता है, कुछ समय के लिए होता है, चार्ज आपस में एडजस्ट होते हैं। सो बस उस मोमेंट पे थोड़ी देर के लिए उसमें करंट डेवलप होगा, दैट करंट इज़ वेरी स्मॉल, और उसके बाद वो सारे चार्ज जो है वो रेस्ट में आ जाते हैं, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, इस बात को कैसे समझेंगे कि सपोज़ मैंने मान लिया, मैं इसी डायग्राम को यूज़ करता हूँ, और मैंने मान लिया कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एंगल पे है, सपोज, है ना, ये किसी एंगल पे आके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सो सिंस दिस इज पॉजिटिव सो दिस इज आउटवर्ड, मान लिया कि किसी एंगल थीटा पे है। सो इसके हम लोग बोलेंगे कि देखो इसका दो कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं, एक इधर में ई साइन थीटा और एक इधर में ई कॉस थीटा। सरफेस के टैंजेंशियल डायरेक्शन में ई कॉस थीटा और सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई साइन थीटा। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, ई को तोड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि यदि ये ई कॉस थीटा अवेलेबल है, सपोज मान लेते हैं, सो इसके सरफेस पे जो चार्ज है उस चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फोर्स ऑन और फोर्स इन एनी एक्सटर्नल फील्ड इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q इंटू E। और यदि इस कंडक्टर के सरफेस के अलोंग हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके सरफेस पे जो चार्ज हैं उस पर फोर्स लगेगा और वो चार्ज मूव करने लगेंगे। इसका मतलब है कि इसके सरफेस पे हमको करंट मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि आपके कंडक्टर के सरफेस पे हमको करंट मिले। इसका मतलब है कि हम लोग बोलते हैं कि इसके सरफेस के लॉन्ग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 एंड व्हेन दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, ये 0 नहीं है, सो ये 0 है, इट मीन्स थीटा बिकम्स 90 डिग्री, सो दिस थीटा बिकम्स 90 डिग्री। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, और यही वो रीज़न है कि हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर पे हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वो उससे इमर्ज करे या उस पर आपका टर्मिनेट हो। सो दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितने का एंगल बनाएगा यहाँ पे, सो दिस एंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 90 डिग्री, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ना कम ना ज़्यादा, ना ही एक्यूट एंगल ना ही ऑब्ट्यूज एंगल, सो ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, सो कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। एक और अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज के लिए और इस क्लास के लिए हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग और आगे लेके जाएंगे, ठीक है।